अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 9 है आज। इसके अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर सीरीज से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। सीरीज को डिफाइन करेंगे, कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल definition of series. What means series? The sum of terms of a sequence is called series. मतलब आपके पास एक सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म an है और इसको अगर हम ओपन फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास a1, a2, a3 एंड अप टू सो ऑन। अब अगर आप इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को सम के फॉर्म में लिख देते हैं a1 प्लस a2 प्लस a3, मतलब एक सीक्वेंस की टर्म्स का जो सम होता है उसको हम सीरीज का नाम देते हैं। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि अगर इफ a and b a sequence then series can be written in this form. This expression is called series. कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है? कोई भी सीरीज आपके पास है, इसको आप कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है अगर इसका सम एग्जिस्ट करता हो। इसका जो सम है वो एक फाइनाइट नंबर आता हो, ये जो L है ये इन्फिनिटी ना हो, ठीक है? तो तब हम इसको कन्वर्जेंट सीरीज का नाम देंगे। अब सीरीज की जो कन्वर्जेंसी है, सम फाइंड आउट करना है, ये थोड़ा सा टफ है। तो इसकी कन्वर्जेंसी, जो सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी है वो थोड़ा सा इजी था कि कोई भी सीक्वेंस आपके पास हो, जैसे मिसाल के तौर पे ए एन के आपने चेक करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो आप इसकी nth टर्म ले लेते थे और इस nth टर्म के अंदर हम n को इन्फिनिटी अप्रोच कर देते थे। तो अगर वो आपके पास कोई फाइनाइट लिमिट आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। तो इसका मतलब है सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए जस्ट आपको क्या चाहिए, उसकी nth टर्म चाहिए और उसकी आपने n के ऊपर लिमिट फाइंड आउट करना है। तो ये एक इजी प्रोसीजर है। अब जो सीरीज है उसका उसकी कन्वर्जेंसी चेक करने के लिए उसको भी हम सीक्वेंस के तरीके में ले जाते हैं। उसका तरीकेकार ये है कि सपोज ये आपके पास एक सीरीज है और इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास कोई भी एक सीरीज थी, इसको ओपन फॉर्म में अगर आप राइट करें तो ये an जो सीरीज है इसको इस सुमेशन को ओपन करके लिखा जाए तो a1 प्लस a2 और प्लस a3 आएगा अप टू सो ऑन। ये एक सीरीज है। हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है a1, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये s1 के इक्वल है और इसकी जो नेक्स्ट फर्स्ट और सेकंड टर्म है, फर्स्ट और सेकंड टर्म के सम को हम s2 का नाम दे देते हैं और जो इसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं, फर्स्ट थ्री टर्म्स के सम को हम a1 प्लस a2 प्लस a3, इसको हम s3 का नाम दे देते हैं। इसी तरह हम इसकी फर्स्ट जो nth टर्म है उनके सम को हम sn का नाम दे देते हैं। अब देखें, जब आप फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो ये एक नंबर बन जाएगा जो s2 है। इसी तरह इन तीनों को आप जमा करेंगे तो ये आपके पास एक नंबर बन जाएगा। इसी तरह इन nth टर्म को जमा करेंगे तो ये आपके पास एक नंबर बनेगा। तो इस तरह इन तमाम जो इसकी टर्म्स हैं इनको सम अप करने से जो नंबर्स बन रहे हैं, इन नंबर्स को बोलते हैं आर सेड टू बी पार्शियल सम्स। इनको नाम दिया जाता है पार्शियल सम्स का। और इनका अगर आप सीक्वेंस बना लें,
S1 फर्स्ट टर्म है, S2 फर्स्ट 2 टर्म्स का सम है, पहली 3 टर्म्स का सम है। तो इस तरीके से ये जो बनने वाला सीक्वेंस होगा, दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी पार्शियल सम्स ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, पहले हमने पार्शियल सम बना लिए, फिर उन तमाम पार्शियल सम को इस्तेमाल करते हुए हमने एक सीक्वेंस बना लिया। वो जो सीक्वेंस बना, दैट सीक्वेंस इज सेड टू बी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। इसके हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक सिंपल सी सीरीज है, जैसे n स्क्वायर है। अब इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर, अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। अब इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगा, उसके अंदर जो S1 है, फर्स्ट टर्म आपके पास 1 होगी, सेकंड टर्म आप लें तो पहली 2 टर्म्स का सम आप लेंगे तो वो S2 जो है वो 5 आ जाएगा, और S3 होगा पहली 3 रकमों का सम, तो ये 5 और 9 जो है ये 14 बन जाएगा। अब ये एक सीक्वेंस हमें मिल रहा है जिसमें 1, 5, 14 इसी तरह चलते जाएं, तो ये जो सीक्वेंस हमें मिला है, अब ये सीक्वेंस इस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स कहलाएगा। जी नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। द फर्स्ट रिजल्ट इज द सीरीज an is convergent। ये जो सीरीज है इसको आप कन्वर्जेंट कहेंगे इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स इज कन्वर्जेंट। देखो सीरीज थी, हमें सीक्वेंस को चेक करना आता है कि सीक्वेंस जो सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट कब होता है। तो उसका तरीका क्या होता है कि आपने सीक्वेंस की nth टर्म ले लेनी है, उसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेनी है। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो सीरीज है ना, सीरीज को अगर आपने चेक करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो उसका आसान तरीकाकार ये है कि आपने उस सीरीज का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बना लिया। ठीक है, अगर ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, अगर ये कन्वर्जेंट है, तो फिर जिस सीरीज से आपने ये सीक्वेंस बनाया है उस सीरीज को भी कहेंगे कि वो भी कन्वर्जेंट है। अब सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी कैसे चेक होगी? nth टर्म लें, उस nth टर्म की लिमिट फाइंड आउट कर लें। अगर वो लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाती है तो इसका मतलब है कि वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। जी ये अब हमारा काम आसान हो गया। जो सीरीज हमें दी हुई होगी हम उसकी मदद से एक सीक्वेंस बना लेंगे, उस सीक्वेंस की हम nth टर्म की लिमिट फाइंड आउट कर लेंगे। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो इसका मतलब है कि वो जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। दूसरा रिजल्ट ये है कि द सीरीज an is said to be divergent to infinity or negative infinity if the sequence of partial sums Sn is divergent to infinity or negative infinity। अगर सीक्वेंस डाइवर्ज कर जाता है तो फिर वो जो सीरीज होगी वो भी डाइवर्ज कर जाएगी। थर्ड रिजल्ट है कि इफ द सम ऑफ सीरीज इज नॉट यूनिक, वो जो आपने लिमिट फाइंड आउट करनी है सीक्वेंस की वो यूनिक नहीं निकलती है, तो उस सूरत में सीरीज जो है वो ऑसिलेट कहलाएगी। मतलब ऑसिलेटिंग सीरीज आप उसको कह सकते हैं। तो सीरीज की कन्वर्जेंसी के लिहाज से 3 टाइप्स हो गई। अगर तो सम जो है वो एग्जिस्ट कर जाए तो कन्वर्जेंट होगी, अगर सम एग्जिस्ट ना करे, इन्फिनिटी आ जाए तो फिर वो डाइवर्जेंट कहलाएगी। अगर सम की वैल्यूज 1 से ज्यादा आ जाती है तो फिर वो ऑसिलेटिंग सीरीज कहलाएगी। जी नेक्स्ट एक एग्जांपल है हमारे पास, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। जी अब यहाँ पर हमने इसकी जो कन्वर्जेंसी है वो चेक करनी है। अच्छा, इस सीरीज को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, ये सीरीज है हमारे पास n+1, और जो पार्शियल फ्रैक्शंस का तरीकेकार होता है
उसके अकॉर्डिंग आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने हैं, a ओवर n और b ओवर n प्लस 1। यहां से ये आपके पास इक्वल आ जाएगा a इंटू n प्लस 1 आएगा, और b के साथ जो है वो आपके पास जस्ट n आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो n की वैल्यू 0 पुट करने से हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 1। और अगर हम n की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो b की वैल्यू में -1 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये a और b की वैल्यूज पुट करेंगे तो इस सीरीज को ओपन करके ये पार्शियल फ्रैक्शंस की सूरत में 1 ओवर n माइनस 1 ओवर n प्लस 1 लिखा जा सकता है। अब अगर यहाँ पर n की वैल्यूज पुट करते जाए, n अगर हम 1 लेंगे तो 1 माइनस 1/2 बन जाएगा n इज इक्वल टू 1 के लिए। जब हम n2 पुट करेंगे तो हमें ये टर्म्स मिल जाएंगी, n3 पुट करेंगे ये टर्म्स मिलेंगी, n ही पुट करेंगे तो हमें ये आपके पास Sn निकल आया। मतलब मैंने इसकी फर्स्ट जो nth टर्म है उनका सम ले लिया मैंने। तो अब इसमें से आप देखें, नेगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, -1/3, +1/3, ये सारे के सारे जो है ये कैंसिल होते जाएंगे। एक आपके पास फर्स्ट टर्म 1 बच जाएगी और लास्ट टर्म -1 ओवर n प्लस 1। तो इस nth पार्शियल सम की अगर आप निकालें, लिमिट फाइंड आउट करें, तो ये बन जाएगा आपके पास अप्रोचेस टू 1 बन जाएगा, क्योंकि -1 ओवर n प्लस 1 जो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास 1 आ जाता है। अब जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की nth टर्म है वो आपके पास उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, इसी वजह से ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी। जी, कन्वर्जेंट सीरीज की हमने एक एग्जांपल देखी। अब नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये एक सिंपल सी सीरीज है, जस्ट आपने n लिया हुआ है। अब इसका अगर आप nth पार्शियल सम लेते हैं तो फर्स्ट n टर्म्स को आपने जमा करना है। अब इस सीरीज को अगर आप ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो n की वैल्यू 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, तो n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, इस तरह की सीरीज बन जाएगी। अगर आपने इसकी Sn लेना है, nth टर्म लेनी है, तो लास्ट वन आपके पास n आ जाएगा। अब इसका जो सम है ये इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अरिथमेटिक जो सीरीज होती है उसका सम निकालने का मैंने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया। अब इसकी लिमिट निकालें तो वो इन्फिनिटी निकलती है, तो इसका मतलब है कि ये जो गिवन सीरीज है ये आपके पास डाइवर्जेंट सीरीज है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल है कि डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज -1n। तो इसको अगर आप nth टर्म तक इनका सम लेते हैं तो -1 और 1, -1 और 1 इस तरीके के आपको मिलते जाएंगे, पेयर मिलते जाएंगे, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अगर आप n की वैल्यू ऑड ले लेते हैं तो फिर आपको एक 1 जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएंगे। ये -1 1 -1 1 ये सारे इस तरह से कटते जाएंगे। अगर ऑड में होंगे तो इन पेयर्स के अलावा एक 1 आपको और मिल जाएगा। अगर आप इवन लेते हैं, n की वैल्यू इवन, तो फिर सारी कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास 0 बन जाएगा। इसका मतलब है जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है उसकी जो nth टर्म आपके पास है वो या तो 1 आएगी या 0 आएगी। तो इसकी अगर हम लिमिट ले लेते हैं तो ये 1 या 0 लिमिट इसकी निकल आती है। तो अब यहाँ पर जो लिमिट है उसकी 2 वैल्यूज निकल आई, इसीलिए ये जो सीरीज है ये सीरीज ऑसिलेट बिटवीन 0 एंड 1 कहलाई। तो ये हमारे पास एक ऑसिलेटिंग सीरीज की भी एग्जांपल आ गई, कन्वर्जेंट की भी आ गई और डाइवर्जेंट की भी आ गई। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास कुछ रिजल्ट्स है। अगर आपके पास एक सीरीज है जिसका सम a है, एक दूसरी सीरीज है जिसका सम आपके पास b है, तो अगर आप इन दोनों सीरीज की टर्म्स को ऐड करेंगे तो वो जो सीरीज होगी वो इन दोनों के जो लिमिट्स होंगी उनके सम के इक्वल होगी।
इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। इसी तरह डिफरेंस ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। और अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया जाए हर एक टर्म के साथ तो वो जो इनकी लिमिट है उसके इक्वल आ जाएगा, उसके मल्टीपल के इक्वल आ जाएगा जी। जो प्रोडक्ट से बनने वाली सीरीज होती है वो इसके जो सम होता है, ये इनकी लिमिट्स होती है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होती। इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने नीचे लिखी हुई है 1 + 1/2 1/4। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो सीरीज बन रही है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज 1/2 स्क्वायर, आगे 4 लिखा हुआ है तो सॉरी ये 2 आ जाएगा और इधर 2 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें कॉमन रेशियो जो है वो आपके पास r जो है वो 1/2 आ रहा है। तो उस सूरत में आपके पास जो रिजल्ट होता था ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालने का वो a/1 - r आएगा। a से मुराद फर्स्ट टर्म होती है, r से मुराद कॉमन रेशियो होती है। तो मैंने ये रिजल्ट अप्लाई करके इसका सम फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह दूसरी सीरीज जो है वो 3 स्क्वायर, मतलब ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो इसके ऊपर भी ये रिजल्ट अप्लाई करके हमने इसका भी सम फाइंड आउट कर लिया। अब अगर आप दोनों सीरीज की टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब एक सीरीज आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज इस फॉर्म में 2n, और जो दूसरी सीरीज है वो आपके पास है 3n। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास जो न्यू सीरीज बन जाएगी वो इस फॉर्म में आ जाएगी 1 + 1/6 + 1/36। मतलब इन दोनों को अगर आप इनकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू सीरीज आपके पास यूं बन जाती है, ये मल्टीप्लाई होने के बाद 6n। तो इसको अगर आप ओपन करके लिखें तो ये भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका भी सम आप इसी तरीके से निकालेंगे 6/5 बनता है। अब ऊपर आप 2 और 3/2 को मल्टीप्लाई भी कर दे दोनों लिमिट्स को तो वो भी 3 आता है, 6/5 नहीं आता। तो इसका मतलब है ये जो फोर्थ रिजल्ट है उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी कि ये इक्वालिटीज पे होल्ड नहीं करती बल्कि ये अनइक्वल होते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। द बिहेवियर ऑफ सीरीज रिमेन्स अनचेंज्ड बाय अल्टरेशन, एडिशन, ओमिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, ये ओमिशन की जगह पर बाज बुक्स के अंदर डिलीशन भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, अल्टरेशन का मतलब है कि आप उसकी जो सीरीज आपके पास है उसकी शुरू वाली कोई फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को चेंज कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं। एडिशन का मतलब है उसमें आप कुछ इजाफी रकमें जमा कर देते हैं लेकिन वो तादाद में फाइनाइट होनी चाहिए। और फिर अगर आप उसमें से कोई रकमें डिलीट कर देते हैं, कुछ टर्म्स डिलीट कर देते हैं तो भी उसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीनों काम करने से, मतलब अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आप ऐड कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो भी वो कन्वर्जेंट ही रहेगी। तो अगर वो डाइवर्जेंट है तो ऐसा करने से वो डाइवर्जेंट रहेगी, उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। सेकंड इसका रिजल्ट है कि सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके। तीसरा रिजल्ट है कि सम ऑफ टू सीरीज सच दैट वन इज कन्वर्जेंट एंड अदर इज डाइवर्जेंट इज नेसेसरीली डाइवर्जेंट। मतलब एक सीरीज आप लेते हैं जो कन्वर्जेंट है, दूसरी डाइवर्जेंट ले लेते हैं, जो उनका सम होगा वो अगेन आपके पास एक डाइवर्जेंट सीरीज बन जाएगा। फोर्थ रिजल्ट है कि नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सम ऑफ टू डाइवर्जेंट सीरीज, इट मे बी कन्वर्जेंट, इट मे बी डाइवर्जेंट। पहले हमने ये बात की कि अगर कन्वर्जेंट होगी और इसके अंदर आप ऐड करेंगे एक कन्वर्जेंट सीरीज को तो इससे बनने वाली जो सीरीज होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी। और अगर आप ऐसे कर लें कि एक कन्वर्जेंट सीरीज ले ले और उसके अंदर ऐड कर दे एक डाइवर्जेंट सीरीज तो इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास डाइवर्जेंट सीरीज आ जाएगा।
लेकिन अगर आप दोनों ही डाइवर्जेंट ले लेते हैं, फर्स्ट सीरीज भी डाइवर्जेंट है और सेकंड सीरीज जो है ये भी डाइवर्जेंट है, तो इसका जो रिजल्ट है वो आप नहीं कंक्लूड कर सकते कि वो डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट. इट मे बी कन्वर्जेंट, इट मे बी डाइवर्जेंट. नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट्स है. इफ अ सीरीज इज कन्वर्जेंट देन limit of its nth term is approaches to zero. Converse of above may not true. इसका जो कन्वर्स है वो दुरुस्त नहीं है. मतलब अगर लिमिट nth टर्म की 0 आ जाती है तो उस बुनियाद पर आप नहीं कह सकते कि वो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है. ठीक है, मतलब आगे ये बात लिखी हुई है कि इफ nth term approaches to 0 then we cannot conclude that the series is convergent. हम इससे ये नतीजा नहीं अखज़ कर सकते कि वो कन्वर्जेंट है. इसकी एग्जांपल आप देख ले नीचे, ये जो 1/n ये डाइवर्जेंट सीरीज है और हार्मोनिक सीरीज है और ये डाइवर्जेंट है, बड़ी मशहूर सीरीज है. तो इसकी अगर आप लिमिट लेते हैं तो वो 0 आ जाएगी, क्योंकि 1/∞ जो होता है वो आपके पास 0 होता है. तो ये एग्जांपल आपके पास मौजूद है कि ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है लेकिन इसकी nth टर्म जो है वो 0 को अप्रोच करती है. इसी से हमने नतीजा अखज़ कर लिया. ऊपर जो थ्योरम नंबर 1 है उसके अंदर ये बात हुई है कि अगर कन्वर्जेंट है तो लाजमी तौर पर उसकी लिमिट 0 आएगी. तो अगर लिमिट 0 नहीं है तो इसका मतलब है फिर वो कन्वर्जेंट ही नहीं है, क्योंकि कन्वर्जेंट होने के लिए लिमिट बिल्कुल जो है वो 0 आ जाएगी. तो इसी को हमने डाइवर्जेंस टेस्ट का नाम दे दिया. थ्योरम नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अगर लिमिट नॉन जीरो आ जाती है nth टर्म की तो फिर ये सीरीज डाइवर्जेंट है. मतलब इसको आप कन्वर्जेंसी का टेस्ट नहीं बना सकते. मतलब आप लिमिट निकाले वो 0 निकला है तो आप उसको नहीं कह सकते वो कन्वर्जेंट है. वो डाइवर्जेंट भी हो सकती, कन्वर्जेंट भी. लेकिन डाइवर्जेंट के लिए ये टेस्ट का काम करेगा. अगर nth टर्म की लिमिट जो है वो नॉन जीरो आ जाती है तो वो लाजमी तौर पे डाइवर्जेंट सीरीज होगी, वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती. जी, इसकी एग्जांपल है कि यहाँ पे कांस्टेंट सीरीज मैंने ली, मतलब जस्ट एलिमेंट 1 ही लिया हुआ है, 1+1+1, बस इसी तरह से आप चलते जा रहे हैं. तो ये सीरीज जो है ये भी डाइवर्जेंट सीरीज है, क्योंकि इसकी nth टर्म 1 है और इसकी लिमिट लेंगे तो वो 1 आएगी जो कि नॉन जीरो है. इस वजह से ये सीरीज डाइवर्जेंट है. और n/n+1 ले लेते हैं, ये भी डाइवर्जेंट है, क्योंकि इसकी nth टर्म हम लेते हैं, इसकी लिमिट लेते हैं तो वो 1 आ जाती है. दैट इज आल्सो नॉन जीरो. नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक सीरीज. जी, ज्योमेट्रिक सीरीज ऐसी सीरीज, इसको मैफएससी में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें कॉमन रेशियो एग्जिस्ट करती हो. कोई भी 2 सक्सेसिव टर्म्स लें आप और उनकी रेशियो फाइंड आउट करें तो वो रेशियो कांस्टेंट हो. ऐसी सीरीज को हम ज्योमेट्रिक सीरीज का नाम देते हैं. ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट तब होती है जब इसकी रेशियो लेस देन 1 हो. रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो. मतलब ये है कि जो रेशियो है वो -1 से लेकर 1 इनके दरमियान अगर आ रही हो तो फिर आपके पास जो सीरीज है ज्योमेट्रिक सीरीज वो कन्वर्जेंट होगी. एग्जाम्पल हम ऑलरेडी इसकी एग्जाम्पल्स देख चुके हैं. अगेन मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ कि 2n है. अब यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1/2, फिर 1/4, 1/8 आ जाएगा, 2^3 अप टू सो ऑन चलते जाएं. अब अगर आप इसकी कॉमन रेशियो निकालते हैं तो इसकी कॉमन रेशियो निकल आती है 1/2. अब ये जो 1/2 है ये लेस देन 1 है, मतलब -1 और 1 वाले इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करता है.
तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट सीरीज है, और इसका जो सम आप निकालेंगे उसका भी फार्मूला दिया हुआ है कि a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। जैसे ये जो गिवन एग्जांपल है इसमें a जो है फर्स्ट टर्म वो 1/2 है और कॉमन रेशियो भी 1/2 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर इनका जो सम है वो आपके पास 1 निकल आएगा। इसी तरह ये सीरीज डाइवर्जेंट होती है अगर आपके पास जो कॉमन रेशियो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 आ जाए। उसकी भी एग्जांपल हम देख लेते हैं यहीं पे, जैसे 2n ले लेते हैं आप, तो ये बन जाती है 2 + 4 + 8 अप टू सो ऑन। ये सीरीज भी ज्योमेट्रिक सीरीज है लेकिन ये डाइवर्जेंट है क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो जो है वो 2 है, और इसी वजह से ये 2 जो है ये ग्रेटर देन 1 होने की वजह से ये सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज है। अगर आप कॉमन रेशियो -1 निकाल लेते हैं तो ये सीरीज ऑसिलेट्स फाइनाइटली होगी। अगर -1 से लेस देन r निकल आता है तो ये ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली होगी। नेक्स्ट आपके पास है पी सीरीज। इस तरह की जो सीरीज होती है उसको हम पी सीरीज का नाम देते हैं। ये सीरीज कन्वर्जेंट तब होती है जब p ग्रेटर देन 1 हो। मसलन आप ये ले सकते हैं कि सीरीज जो है n⁻3/2, तो अब इसमें पावर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये वाली सीरीज जो होगी ये कन्वर्जेंट सीरीज होगी। और अगर p जो है वो, सॉरी यहाँ पे r नहीं, p पे कंडीशन है, जो p है वो लेस और इक्वल टू 1 आ जाए तो फिर वो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगी। मसलन अगर आप सीरीज ले लेते हैं 1/n⁻1/2, तो ये डाइवर्जेंट होगी, जबकि ये जो है ये कन्वर्जेंट होगी। नीचे हार्मोनिक सीरीज, ये जो 1/n होती है, मतलब p सीरीज के अंदर या p को 1 ले लेते हैं तो फिर ये सीरीज जो है हार्मोनिक सीरीज कहलाती है और ये डाइवर्जेंट सीरीज होती है। इसी तरह आयलर सीरीज 1/n² से बनने वाली जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होती है और ये आयलर सीरीज कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है टेलीस्कोपिक सीरीज। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है an, इस सीक्वेंस की अगर आप 2 सक्सेसिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हुए n+1 टर्म और nth टर्म, इन दोनों के डिफरेंस से डिफाइन कर दें an+1 - an या फिर an - an+1 से कर दें, दोनों सूरतों में ये जो सीरीज है टेलीस्कोपिक सीरीज कहलाएगी। और ये उस वक्त कन्वर्जेंट होती है, उस वक्त कन्वर्जेंट होगी जब ये सीक्वेंस जो है an ये कन्वर्जेंट होगा। इसकी एग्जांपल नेक्स्ट, ये अभी हम एग्जांपल प्रीवियसली सॉल्व करके आए हैं, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये an हो गया और माइनस ये आपके पास an+1 आ गया। तो ये सीरीज जो है ये टेलीस्कोपिक सीरीज आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो इनकी आपने nth टर्म ली, उसकी आपने लिमिट फाइंड आउट की, इन्फिनिटी निकल आई, नॉन जीरो ना होने की वजह से डाइवर्जेंट टेस्ट के जरिए ये डाइवर्जेंट है। इसी तरह सेकंड ऑप्शन में जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसकी भी nth टर्म का आपने लिमिट मालूम की तो वो 3/2 है, ये भी नॉन जीरो है, तो इसीलिए ये भी डाइवर्जेंट होगी बजरिया डाइवर्जेंट टेस्ट। जी यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं।